दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब मैं पहली बार एक समाचार पत्र को पढ़ा, वो साल था 1973। मैं उस समय 9th क्लास में था और मुझे 9th क्लास पढ़ने के लिए अपने पास के इंटर कॉलेज में जाने का मौका मिला। वहाँ से आते हुए हम लोग अपने तहसील के कस्बे में, जिसको सिराथू बोलते हैं, वहाँ आया करते थे और वहाँ पर हमारे गांव के बगल में एक गांव है, वहाँ के लोगों की दुकानें होती थी, उनके पास में वो अखबार आया करता था। उस अखबार का नाम भारत हुआ करता था। इलाहाबाद से वो पब्लिश होता था। तरुण घोष शायद उसके संपादक हुआ करते थे। उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलापत त्रिपाठी थे और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जब मैं वो पेपर को पढ़ता था तो पहले पेज में पढ़ लिया कि क्या समाचार हैं, कैसे समाचार हैं। उसमें ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय समाचार और देश के समाचार हुआ करते थे। उसके बाद में दूसरे पेज या तीसरे पेज में जाओ तो वहां पर लोकल समाचार हुआ करते थे। एक पेज होता था संपादकीय, उसको मैं बहुत ध्यान से पढ़ता था और उसमें मालूम पड़ता था कि संपादक या जो लेख लिखने वाला है वो उस समय की सरकार की कैसी आलोचना करता है। सन 71 की चुनाव के बाद और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद इंदिरा जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई, उससे पब्लिक बहुत त्रस्त थी। 73-74 में महंगाई भी बहुत बढ़ी हुई थी, तो उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी और वो अखबार इन भी चीजों को लिखा करता था। इसके अलावा दूसरा सूचना का जो साधन था वो रेडियो था, जो आकाशवाणी कहलाता था, ऑल इंडिया रेडियो, और उसमें सरकार के नियंत्रण में ही समाचार आया करते थे। इसके अलावा उस जमाने में दूरदर्शन नाम की कोई चीज अगर हो रही भी होगी तो शहरों में थी, दिल्ली बंबई में होगी, गांव में तो थी नहीं। तो मेरी धारणा ये बनी कि ये अखबार जो होते हैं ये जनता की भावनाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे अच्छे माध्यम हैं। 73 के आसपास पीएससी की क्रांति हो गई, कमला त्रिपाठी को इस्तीफा देना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद में हेमवती बहुगुणा साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौहत्तर में हाई स्कूल पास करने के बाद मैं देहरादून पढ़ने के लिए चला गया और वहां पर मुझे डीवी इंटर कॉलेज में दाखिला मिल गया और वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो मुझे अंग्रेजी के अखबारों को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था क्योंकि लाइब्रेरी थी, वहां पे आया करता था। वहां पर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये 3 इंग्लिश के पेपर हुआ करते थे। हिंदी के पेपरों में नवभारत होता था और हिंदुस्तान हुआ करता था। तो 74 के आसपास
इंदिरा जी के खिलाफ इतना ज्यादा माहौल बन गया था कि सब अखबार उनके सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। 75 की जनवरी में ललित नारायण मिश्रा की हत्या हो गई बिहार में। उस समय उनके ऊपर लाइसेंस कांड के बारे में काफी आरोप लग रहे थे। बाद में मोरारजी देसाई जी ने अनशन करना शुरू कर दिया। गुजरात में आंदोलन चला, बिहार में आंदोलन चला। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की आह्वान कर दिया और 75 की जून में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी लगाने के बाद सारे अखबारों में सेंसरशिप लग गई। तब मुझे समझ में आया कि ये जो अखबार होते हैं ये तभी तक इंडिपेंडेंट रहते हैं जब तक सरकार चाहती है। सरकार जब चाहे तो इनकी स्वतंत्रता को खत्म कर देती है। इमरजेंसी के टाइम में इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और पंजाब केसरी, ये 3 ऐसे अखबार थे जो इमरजेंसी के खिलाफ लिखा करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान, नवभारत, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के फेवर में हुआ करते थे। 77 की जनवरी में इंदिरा जी ने इमरजेंसी में थोड़ा सा झूल दिया। उसके बाद चुनाव हुए और मार्च में इमरजेंसी हटा दी गई और इंदिरा जी भी हार गई, उनके पुत्र संजय गांधी जी भी हार गए और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए। फिर प्रेस स्वतंत्र हो गया। इस तरीके से चलता रहा। तो मैं ये आपको पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि हम लोगों ने बचपन में किस तरीके से अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से जिंदगी देखी है। अब आ जाते हैं 2000 के बाद की बात। 2000 के आसपास भारत में प्राइवेट न्यूज चैनलों का आविर्भाव हुआ। काफी प्राइवेट न्यूज चैनल खोले गए। उससे पहले सिर्फ दूरदर्शन पर आप समाचार देख सकते थे। उसमें भी एक कैप्सूल आता था 1 घंटे का, आधे घंटे का, वो भी देखा जाता था। इसके अलावा कुछ नहीं होता था। जब प्राइवेट न्यूज चैनल आ गए तो उसमें जो जर्नलिस्ट आया करते थे उनके विचारों को सुनने का मन करता था। वो शाम के टाइम 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक जो भी बोलते थे उससे जनता प्रभावित होती थी। और इस तरीके से ये प्राइवेट न्यूज चैनल के जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों ने जनता को प्रभावित करना शुरू कर दिया। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली गई। मनमोहन साहब की गवर्नमेंट बनी, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा हो गई और उसके बाद लगभग सभी प्राइवेट न्यूज चैनलों ने कांग्रेस की और मनमोहन सिंह सरकार की बड़ाई शुरू कर दी, उनकी चरण वंदना शुरू कर दी। जर्नलिस्ट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि वो लोग मिनिस्टर भी कैबिनेट में बनाया करते थे। आपको राडिया वाला केस मालूम होगा जिसमें बरखा दत्त, वीर सिंघवी ऐसे लोगों का, प्रभु चावला जैसे लोगों का नाम था। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग भी उस समय ज्यादा चर्चा में आए क्योंकि उन्होंने गुजरात दंगों में मोदी सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ काफी कुछ लिखा था। बरखा दत्त भी उस समय आई। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो उस समय भी ये कुछ 2-4 लोग जो हैं काफी फेमस हो गए थे। 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ तो इन लोगों ने लगातार अपने चैनल लगाए। मतलब कहने का ये है कि कुछ संवाददाता, जर्नलिस्ट जो हैं वो इतने ज्यादा बड़े बन गए, इतने सेलिब्रिटी बन गए कि वो सोचते थे कि हम कुछ भी बोलेंगे वही सही होगा। खैर
2011 में अन्ना जी का आंदोलन चला, अरविंद केजरीवाल जी ने वो जन लोकपाल बिल के बारे में आंदोलन चलाया, ये चलाया, वो चलाया। कुछ जर्नलिस्ट जो हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ गए और उन्होंने 2014 का इलेक्शन भी लड़ा, जिसमें आशुतोष साहब एक हैं। 2014 से जब मोदी की गवर्नमेंट आई है, तब से कुछ न्यूज़ चैनल हैं और कुछ संवाददाता या जर्नलिस्ट हैं, जो अपने पत्रकार जिनको बोलते हैं, जो अपने आप को मोदी के खिलाफ शुरू से खड़ा समझ पाते हैं। जब मैं पीछे देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को मोदी की आलोचना करने और कांग्रेस की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की बड़ाई करने में क्या मिलता है। देखो, इस दुनिया में कोई भी आदमी बिना किसी लाभ के काम नहीं करता है, और अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार एक ऐसी पार्टी जो भारत के जनमानस के खिलाफ काम करती हो, उसका अगर समर्थन करता है, तो ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं न कहीं से फंडिंग हो रही है। 2020 में जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा, उस समय कुछ पत्रकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी दुष्प्रचार किया, जिसमें बरखा दत्त, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषाक शर्मा, रवीश कुमार और बहुत सारे लोग थे। अच्छा हाँ, यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इन लोगों ने अपने प्राइवेट न्यूज़ चैनल भी खोले थे, जिसमें से राजीव शुक्ला ने न्यूज़ 24 नाम का एक चैनल खोल के रखा है, जो उसकी बहन अनुराधा प्रसाद चलाती हैं। इसके अलावा एक डीबी न्यूज़ है, जो 2007 में, 2008 में डिजिटल न्यूज़ चैनल है, वो चल रहा है। ये हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। द वायर है। इसके अलावा अब तो यूट्यूब चैनल में दुनिया भर के लोगों की बाढ़ आ गई है, जो ये लोग खुराफात करते रहते हैं। इन्हीं चैनलों में एक चैनल था न्यूज़ क्लिक, जो डिजिटल चैनल था, जिसको सुनकर के मुझे ऐसा लगता था कि ये चैनल इतना फार लेफ्ट कैसे हो सकता है। हर बात में मोदी सरकार की आलोचना करना और यहाँ तक कि भारत के नक्शे को भी गलत दिखाना, ये सब हुआ करता था। न्यूज़ क्लिक के मालिक प्रवीर पुरकायस्थ थे और उनका एक पूरा भजन मंडली होती थी, जिसमें अभिषाक शर्मा हुआ करते थे, राहुल देव होते थे। एक वो पता नहीं है भाषा सिंह, आभा सिंह कौन सी होती है, वो भी हुआ करती थी। इनके न्यूज़ पढ़ो। हाँ, इसके अलावा एक वो सत्य हिंदी है, जो आशुतोष ने खोल के रखा है। उसमें आप देखिए, तो सुबह से शाम तक में जितने भी प्रेजेंटर आते हैं और जितने भी वहाँ पर पैनलिस्ट आते हैं, वो सारे के सारे मोदी सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। मतलब कोई आदमी इतना ज़्यादा देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जब सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कैसे बोल सकता है? इसका मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें फंडिंग हो रही हो। एनीवे, 2020-21 में न्यूज़ क्लिक के ऊपर इनकम टैक्स ने छापा मारा और कुछ दस्तावेज जब्त किए। उसके बाद 2023 में अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने प्रवीर पुरकायस्थ और उनके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। अमित चक्रवर्ती ने दिसंबर 2023 के आसपास सरकारी गवाह बनने की अर्जी दी, आवेदन दिया कोर्ट के सामने।
और 9 जनवरी को कोर्ट ने उनके अप्रूवल करने की अर्जी को मंजूर कर लिया है। अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। न्यूज क्लिक के ऊपर भारत विरोधी प्रचार करने का आरोप है और ये भी आरोप है कि न्यूज क्लिक ने अमेरिका के एक व्यवसायी जो चाइना का समर्थक है, नेवेली सिंघम, उससे 30 करोड़ रुपए लिए हैं और भारत के खिलाफ प्रचार करने का पूरा उन्होंने ठेका ले रखा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक रिपोर्ट छापी थी, लेकिन ये जो मोदी के खिलाफ करने वाले पत्रकार हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी को हमेशा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि न्यूयॉर्क टाइम्स को कुछ कह सकें, क्योंकि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो भी समाचार छपता है वो भारत सरकार के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ छपता है, तो उसकी तो बड़ाई करते हैं। तो अब कैसे बोल सकेंगे कि हाँ भाई ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ है। समाचार एजेंसी के खिलाफ जांच कथित तौर पर तब शुरू हुई जब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूज क्लिक को अमेरिका स्थित करोड़पति नेवेली राजसिंघम ने 38 करोड़ रुपए मिले थे, जिनके कथित तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की प्रचार शाखा के साथ घनिष्ठ संबंध थे। उन पर शुरू में गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम यूएपीए अधिनियम के तहत आतंकवाद का आरोप लगाया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी चंदा नियमन एफसीआरए के तहत भी मामला दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रवीर पुरकायस्थ और उनकी मंडली के खिलाफ उनका ही एचआर हेड अप्रूवर बन गया है, एचआर हेड मतलब किसको कितना पैसा जा रहा है, किसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब उसको मालूम है। अब वो सरकारी गवाह बन गया है, तो अब सब इनकी पोल खोलेगा। मुझे लगता है कि इस एक्शन से अब ये जो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अजीत अंजुम, अविशाल शर्मा, दीपक शर्मा, ऐसे लोग हैं, आशुतोष और पता नहीं कितने, वो डीबी में कोई एक राजीव श्रीवास्तव क्या है, कौन आता है, ये सारे के सारे लोगों को अब थोड़ा सा डर लगना चाहिए कि सरकार के खिलाफ अगर आप बाहर से पैसा लेकर के कुछ काम करते हो, कुछ दुष्प्रचार करते हो, तो सरकार आपको बख्शने वाली नहीं है। ये समाचार मेरी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपके सामने रखना उचित समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।